SP स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे मैं बोर्ड का, जिस तरह से बोर्ड में पेपर आता है 70 मार्क्स का, सेम वही 70 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। और सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे बोर्ड में आता है, वैसे ही सेम क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखो, एक बच्चे ने इसको दिया भी है, ठीक है, इसको पेपर को सॉल्व भी किया है, तो इसका आंसर शीट भी है, ठीक है। इसके साथ में हम आपको यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा, कहाँ कहाँ पे गलत लिखा, कहाँ पे नंबर उसके कट सकते थे, कहाँ पे अच्छा नंबर उसने आ सकता है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे पेपर। तो बच्चों देख सकते हो, सबसे पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। तो बच्चे ने लिखा है सरफेस टेंशन का डायमेंशन फार्मूला m1L0T⁻²। नेक्स्ट में है डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट द 4 डिग्री सेल्सियस। बच्चे ने करेक्ट लिखा है। नेक्स्ट एब्सोल्यूट जीरो इज कंसिडर्ड एट विच, तो जहाँ पे मॉलिक्यूलर मोशन, ऑल मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाता है। बच्चे ने लिखा है, 1 नंबर मिला। साउंड ट्रेवल्स इन एयर अंडर कंडीशन, तो एडियाबेटिक कंडीशन में ट्रेवल करता है। बच्चे ने लिखा है। वाई न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल लॉ एज इट इज एप्लीकेबल इन द एंटायर यूनिवर्स। करेक्ट लिखा है। कैन ए बॉडी हैव ए कांस्टेंट वेलोसिटी बट स्टिल गिव ए वैरिंग स्पीड? नो, ठीक है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो स्पीड क्या होना चाहिए? फिर कांस्टेंट ही उसका होगा। इज ए टॉर्क स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो टॉर्क ऐसी क्वांटिटी है, तो टॉर्क जो है वेक्टर क्वांटिटी है। तो बच्चे ने लिखा है। इसके बाद है डिफाइन स्ट्रेस। तो बच्चे ने स्ट्रेस को डिफाइन किया, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप पर यूनिट एरिया ऑफ ए डिफॉर्म बॉडी। नेक्स्ट में है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। नेक्स्ट में है डिफाइन इनर्शिया। बच्चे ने डिफाइन किया है, इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट हैज़ द इनएबिलिटी टू चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म रोटेशन। यहाँ पे देखो रोटेशन आना चाहिए था, हालांकि मोशन उसने लिखा है, ठीक है। तो मोशन नहीं, रोटेशन लिखें, क्योंकि इनर्शिया की जब हम बात करते हैं तो हम रोटेशन की बात करते हैं। एज डायरेक्शन ऑफ द मोशन बाई इटसेल्फ अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड। ठीक लिखा है। चलो 1 नंबर हमने यहाँ पे इसको दे दिया। तो टोटल इसमें सही किया इसने। अगर सेक्शन बी में हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सीपी एंड सीबी एंड गिव देयर यूनिट्स। सीपी और सीबी को डिफाइन करना है, उसका यूनिट लिखना है। लेकिन बच्चे ने लिखा है यहाँ पे सीपी इज डिफाइंड एज व्हेन गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड सीपी। नहीं, ये गलत है। सीपी जो होता है, सी जो होता है स्पेसिफिक हीट एट स्पेसिफिक हीट होता है, एंड सीपी का मतलब है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीबी का मतलब है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सीपी का मतलब होता है कि heat required to raise the temperature of a substance of a body through 1 degree when प्रेशर इज़ कांस्टेंट। जब प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं उस टाइम पे बॉडी का या कोई भी सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कराने के लिए यूनिट मास भी ऐड कीजिए। यूनिट मास को जो हम हीट देते हैं, जो हीट रिक्वायर्ड होता है, उसको हम स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट प्रेशर कहते हैं। और सेम डेफिनेशन आ जाता है, जहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा वहाँ पे जो हीट हम सप्लाई करते हैं उसको हम कांस्टेंट स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट वॉल्यूम कहते हैं। ऐसा यूनिट बच्चे ने लिखा है, इसलिए हमने इसको 1 नंबर यहाँ पे दे दिए हैं। इसके बाद लिखा है हुक्स लॉ। डिफाइन स्टेट एंड एक्सप्लेन हुक्स लॉ। तो लिखा है विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज ए हुक्स लॉ। ठीक है, करेक्ट है। बताया भी है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, स्ट्रेस इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन हो गया। नेक्स्ट में है सरफेस टेंशन। डिफाइन सरफेस टेंशन एंड गिव्स इट्स यूनिट। सरफेस टेंशन को बच्चे ने लिखा है यहाँ पे, द फेनोमेनन अकॉर्डिंग टू विच द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन अंडर टेंशन टेंडिंग टू कंट्रैक्ट सो एज टू हैव द लीस्ट एरिया इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का जो ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर होता है, बच्चे ने यहाँ पे लिखा है। इसके बाद हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर, राइट्स इट्स फार्मूला। तो रेनॉल्ड्स नंबर इज ए combination of 4 factors which determine the nature of flow of a viscous liquid through a narrow horizontal tube. एंड रेनॉल्ड्स नंबर जो है उसका फार्मूला जो होता है NR इक्वल टू रो VT अपॉन कितना होता है, नीटा होता है। 14, डिफाइन लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो लाइट ईयर को डिफाइन किया बच्चे ने सबसे पहले, और लाइट ईयर की जो वैल्यू होती है 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर बच्चे ने यहाँ पे लिखा है। इसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को डिफाइन किया कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, तो दोनों करेक्ट है, तो 2 नंबर इसको यहाँ पे मिले हैं।
इसके बाद है रिवर्सिबल प्रोसेस। व्हाट आर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस? तो इट इज़ द प्रोसेस इन विच देयर इज ए रिवर्स डायरेक्शन एंड इट इज रिवर्स्ड विथ इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। दिस प्रोसेस शुड बी क्वासी स्टैटिक। बहुत अच्छा लिखा है बच्चे ने कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। ये रिवर्सिबल प्रोसेस जो रिवर्स नहीं होता है, अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस नहीं आता है। नेक्स्ट में देखें तो डिफाइन पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। बच्चे ने देखो लिखा है कि पीरियोडिक मोशन, ए मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। एज फॉर एग्जांपल रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। Oscillatory motion, a particle in periodic motion is said to possess oscillatory motion if it moves in same path to and fro. To and fro motion या up and down motion जो होता है उसको हम oscillatory motion कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में है फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट। Find the cross product of vector A is equal to I cap minus 2j cap plus 3k cap and vector B is equal to 4I cap plus 3j cap minus 2k cap. So this is equal to यहाँ पे देखो A क्रॉस B is equal to बच्चे ने बहुत अच्छे से लिखा है I j k cap। I का कोफिशिएंट 1 है, J का कोफिशिएंट -2 है, K का कोफिशिएंट 3 है और B में हम देखें तो I का कोफिशिएंट 4 है, J का कोफिशिएंट 3 है और K का कोफिशिएंट -2 है। क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे करना है। तो बच्चे ने बहुत अच्छे से यहाँ पे किया है कि आई जब लिया तो यहाँ पे -2 इक्वल टू +4 होना चाहिए। देखो यहाँ पे भी गलत कर दिया थोड़ा सा, या +4 होना चाहिए था यहाँ पे और -9 एंड +4 -9 इक्वल टू दिस इक्वल टू -5 आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? -5। तो यहाँ पे -5 आई कैप होना चाहिए था और यहाँ पे बच्चे ने गलत कर दिया। अगर आप +j कैप ले रहे हैं बेटा तो +j कैप ले रहे हैं तो 4 3 जा पहले आएगा 12, ठीक है, और -2 हो जाएगा। सो दिस इज +14। सो यहाँ पे बच्चे ने गलती की है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके नंबर कटे हैं। हालांकि इसने जो प्रोसेस किया है यहाँ पे जो लिखा है इसने करेक्ट लिखा है, इसके लिए मैंने इसको 1 नंबर यहाँ पे दिए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को अगर देखें तो चेक द एक्यूरेसी ऑफ द रिलेशन F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये तो सबको पता ही है कि F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, तो ये तो करेक्ट ही होगा। लेकिन बच्चे ने देखो गलती कर दी है यहाँ पे, ठीक है। क्या गलती कर दी? इधर फोर्स का डायमेंशन लिख दिया इधर, और इधर बोल रहा है जी का, कैपिटल जी का डायमेंशन लिखा नहीं, m1 m2 का डायमेंशन बोल रहा है मास इंटू मास, और नीचे हो गया एल स्क्वायर बोल रहा है कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये तो हम पढ़ते ही हैं ग्रेविटेशन में, तो ये तो फार्मूला ही है कि दो अगर मासेस होते हैं दोनों के बीच में अगर r डिस्टेंस होता है तो फोर्स इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। ये तो पता ही है हमें फार्मूला है, तो गलत कैसे हो सकता है? लेकिन देखो बच्चे ने गलती की यहाँ पे। क्यों गलती हुआ? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल जी का जो डायमेंशन फार्मूला था बच्चे ने नहीं लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे कोई नंबर इसको नहीं मिलेंगे। नाउ सी, तो ये छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए। जो बेटा हम फार्मूला पढ़ते हैं डे टू डे लाइफ में, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कोई बोले कि नहीं ये तो डायमेंशन लेस है, मतलब कि करेक्ट नहीं है, ये कैसे गलत हो सकता है भाई? ये तो हम डे टू डे लाइफ में हर जगह पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर तो हमें नोन है कि ये फार्मूला है, तो ये गलत कैसे हो सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखें क्वेश्चन सेक्शन सी में। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट इज मीन्ड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, फाइंड डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोटॉमिक एंड डायटॉमिक गैस। देखो सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम इसने डिस्कस किया यहाँ पे, इट इज डिफाइंड एज दैट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, total number of coordinates or independent quantities required to describe completely the position and configuration of the system. F is equal to this is 3n minus k होता है। So this is equal to यहाँ पे in monatomic gas n is equal to 1, k is equal to 0. So this फार्मूला ये होता है बेटा F is equal to 3n minus 1, 3n minus k होता है। वैल्यू पुट किया तो यहाँ पे आंसर आ गया, मोनोटॉमिक का भी आ गया। फिर डायटॉमिक में 2 होते हैं तो n is equal to 2 हो गया, k is equal to रिलेशन कितने हो गया 1, तो k is equal to 1 हो गया, वैल्यू पुट किया तो आंसर यहाँ पे आ गया। Now next question, state and prove the principle of conservation of linear momentum। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है पहले बच्चे ने उसको बताया है। उसके बाद पूरी तरह से इसको डायग्राम जो बनाया है कि बिफोर कोलिजन क्या हो गया, ड्यूरिंग कोलिजन क्या है, आफ्टर कोलिजन, सारा एक्सप्लेन करके यहाँ पे बच्चे ने पूरे अच्छे तरीके से इसको जो मोमेंटम होता है, इनिशियल मोमेंटम जो होता है और फाइनल मोमेंटम जो होता है इक्वल होता है, उसको यहाँ पे बच्चे ने पूरे अच्छे तरीके से बताया है। पूरे 3 नंबर यहाँ पे मिलेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसने इसको किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें है व्हाट इज सरफेस एनर्जी, एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी।
तो सबसे पहले सरफेस टेंशन को बताया गया है, यहाँ पे देखो डिफाइन किया है। उसके बाद सरफेस टेंशन डायग्राम भी बनाया है, बहुत अच्छा डायग्राम है, और सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी में जो रिलेशन है उसको यहाँ पे बच्चे ने डिस्कस किया है। ठीक है, तो पूरे 3 नंबर मिलेंगे, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डेराइव किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखें। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एफ ऑफ ए स्ट्रिंग में डिपेंड अपॉन लेंथ एल, टेंशन टी एंड मास पर यूनिट लेंथ यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस। बच्चे ने पूरे अच्छे तरीके से फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन के पावर ए, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के पावर सी हो गया, और तीनों को कंबाइन किया और फाइनली जा करके यहाँ पे ए बी सी निकाला है, सबकी वैल्यू पुट करके बहुत अच्छे तरीके से किया है। पूरे के पूरे 3 नंबर इसको मिलेंगे, कहीं भी नंबर कटने का कोई चांस यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में है, ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग नहीं स्ट्रिंग, या स्ट्रिंग ऑफ डेंसिटी 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो लिखा है 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.2 मिलीमीटर स्क्वायर इज स्ट्रेच अंडर द टेंशन ऑफ 20 न्यूटन। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन द वायर व्हेन इट इज प्लग्ड एट द मिड पॉइंट। सो वी नो दैट अ स्पीड इजकल टू रूट अंडर टी अपॉन म्यू होता है। तो टेंशन तो हमें पता है, टेंशन इजकल टू आपको गिवन है 20 न्यूटन, लेकिन म्यू नहीं पता है। व्हाट इज म्यू? तो म्यू जो होता है दिस इजकल टू मास अपॉन लेंथ होता है, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब हमें गिवन डेंसिटी है और एरिया है, तो म्यू इजकल टू देखो हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू एरिया। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, इंटू एरिया कर दोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, मास अपॉन लेंथ ही आ जाएगा। तो म्यू सबसे पहले निकाला गया, म्यू इजकल टू रो इंटू ए। अब देखो यहाँ पे अगर रो को देखो तो सेंटीमीटर के टर्म में है, और यहाँ पे एरिया जो है मिलीमीटर स्क्वायर के टर्म में, तो सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया, और ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने केजी के टर्म में कर लिया। ठीक है, ये आ गया, टेंशन हमें गिवन था, इसकी वैल्यू पुट की, इतना आ गया। लेकिन आधा नंबर मैंने यहाँ पे काटा है कि इसको फाइनल रूट में कभी भी आंसर को नहीं छोड़ना है आपको, आप रूट में किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकते, आप आंसर को आपको लाना पड़ेगा, तभी नंबर आपको पूरे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, क्वेश्चन 25, व्हाट इज काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। तो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में देखो इसने बताया कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम हो गया, एंड प्रेशर हम जानते हैं कि जो प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर होता है P इक्वल टू 1/3 रो वी बार स्क्वायर होता है। डेंसिटी की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, सो दिस इज m इंटू वी बार स्क्वायर हो गया। ठीक है, वॉल्यूम इधर चला गया, दिस इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम। सो डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाइंग बाई 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2 mv बार स्क्वायर हो गया, एंड दिस इज नोन एज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस। सो यहाँ से रिलेशन आ गया। सो ये पूरे बहुत अच्छा डेराइवेशन किया बच्चे ने, 3 के 3 नंबर यहाँ पे इसको मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है बेटा, सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन किया, और यहाँ पे लिखा है कि द फिजिकल सिग्निफिकेंस इज टू अपोज द टॉर्क टेंडिंग टू चेंज इट्स पोजीशन। ठीक है, इसके बाद है कि रेडियस ऑफ जायरेशन को लिखा, लेकिन इसके सिग्निफिकेंस को नहीं लिखा है, इसका जो यूनिट वगैरह सब लिखा है, तो इसके लिए आधा नंबर यहाँ पे इसके कटे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में है ब्रीफली एनालाइज इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन जो है 2 डायमेंशन में यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। बच्चे ने बहुत अच्छा डायग्राम बनाया, देखो बहुत अच्छा डायग्राम बना करके बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन करके उसका पूरा कंपोनेंट वगैरह सब दिखा रखा है यहाँ पे कि कहाँ पे किस डायरेक्शन में कितना फोर्सेज वगैरह, ये मोमेंटम वगैरह हैं। अब पूरे अच्छे तरीके से एक्स डायरेक्शन में कंजर्व किया, वाई डायरेक्शन में मोमेंटम को कंजर्व किया, काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करवाता है। यहाँ पे हम यही करते हैं ना, एक्स डायरेक्शन में पहले मोमेंटम को, इनिशियल मोमेंटम कितना है, फाइनल मोमेंटम कितना है, फिर वाई डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम कितना है, फाइनल मोमेंटम कितना है, और फिर एनर्जी जो है, तो ये हम क्यों एक्स और वाई में लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसीलिए हमें अलग अलग डायरेक्शन में लेने पड़ते हैं एक्स और वाई में। एंड एनर्जी इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, तो एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, तो एनर्जी को सीधे आप इनिशियल और फाइनल को इक्वेट कर देंगे आप वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 28, स्टेट एंड एक्सप्लेन कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो देखो कैप्लर्स के 3 लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन किया गया, फिर सेकंड लॉ को एक्सप्लेन किया गया, फिर थर्ड लॉ को एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे भी 3 नंबर इसको यहाँ पे मिलेंगे पूरे के पूरे, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से इसने एक्सप्लेन यहाँ पे किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, अब लॉन्ग यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 29 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 29 में यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि स्टेट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है उसको एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छा से। सबसे पहली बात है कि जब भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं तो जनरली जितने भी क्वेश्चन 5 मार्क्स के आते हैं उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको डायग्राम मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सबसे पहला काम होता है आपको अच्छी तरीके से डायग्राम बनाना, क्योंकि डायग्राम का बहुत बड़ा रोल है बेटा, ठीक है। अगर डायग्राम है और डायग्राम आपने बना दिया तो ऐसा समझिए कि लगभग आपको हाफ नंबर, आधे, अगर 5 नंबर का है तो 2 से 2.5 नंबर आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं, अगर बहुत अच्छा डायग्राम आपने बना दिया है तो। जैसे बच्चे ने यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से डायग्राम बनाया है, देखो दिस इज़ वेक्टर ए, दिस इज़ वेक्टर बी, यहाँ पे लिया, फिर ये पैरेललोग्राम बनाया है, फिर ये सारा यहाँ पे दिखाया है, तो समझ लो कि यहाँ पे आपको कम से कम 2 नंबर यहाँ पे मिल रहे हैं इसी बात के। उसके बाद ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल में यहाँ पे जैसे हम सॉल्व करते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करके रिजल्टेंट निकाला है। यहाँ पे देखो सारी चीज़ें बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है, एंड फाइनल जो रिजल्टेंट आता है इसका आर इजकल टू दिस इज रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आया है बच्चे ने। उसके बाद जो डायरेक्शन होता है, हालांकि यहाँ पे टैन अल्फा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि थीटा हमने पहले ही ले रखा है, तो ये जो अल्फा यहाँ पे हम एंगल बताते हैं, ठीक है, कि जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का क्या डायरेक्शन है तो उसके लिए हम यहाँ पे अल्फा का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा का यूज, ये देखो ये अल्फा होगा और इस बच्चे ने थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, एंड दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। तो अल्फा हम जनरली इसको यूज करते हैं क्योंकि अल्फा डायरेक्शन बताता है, तो डायरेक्शन यहाँ पे बच्चे ने निकाला है, तो 5 मार्क्स यहाँ पे इसको मिलेंगे, पूरे अच्छे तरीके से इसने किया है। जो इसका और वाला क्वेश्चन है ये भी बच्चे ने किया है, ठीक है, क्योंकि ये कहा था मैंने कि इसको कोई करना है आपको, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन है, डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेंज प्रोजेक्टाइल मेकिंग एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, रेंज आपको निकालना है, ठीक है। और 45 डिग्री पे रेंज कितना होगा इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। बच्चे ने सबसे पहले देखो डायग्राम बनाया है, यहाँ पे u वेलोसिटी लिया है, थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, 2 कंपोनेंट x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट आएगा दिस इज u cos थीटा आएगा, y डायरेक्शन में दिस इज u sin थीटा आएगा यहाँ पे। और अच्छे तरीके से इसने बच्चे ने जो रेंज है उसको निकाला है, रेंज इजकल टू r इजकल टू दिस इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन यहाँ पे g आया है। फिर पूछा है आपसे कि अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होता है तो रेंज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो थीटा इजकल टू 45 डिग्री लिया है, तो रेंज इजकल टू दिस इज यू स्क्वायर अपन कितना आ गया है, जी आ गया है यहाँ पे। सो पूरे के पूरे यहाँ पे 5 नंबर अगर देने होते तो मैं पूरा का पूरा 5 नंबर यहाँ पे देता, क्योंकि बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम यहाँ पे, तो डिफाइन कैपिलरिटी, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द हाइट ऑफ ए लिक्विड ड्यू टू द राइज इन ए कैपिलरी ट्यूब, एसेंट फार्मूला है ये, ठीक है। डायग्राम बनाया यहाँ पे बच्चे ने, और जो कैलकुलेशन पार्ट है, कैलकुलेशन पार्ट के लिए एक अलग डायग्राम बनाया है यहाँ पे। हालांकि मैं थोड़ा सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे इस तरह से भी थोड़ा सा ये बना दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, हम यही कहते हैं इसमें कि जो राइज करता है या जो फॉल करता है लिक्विड, तो राइज जो करता है उसकी तब तक राइज करता रहेगा जब तक उसका वेट जो है, सरफेस टेंशन जो अपर डायरेक्शन में लग रहा है, सरफेस टेंशन का जो कंपोनेंट सिग्मा कॉस थीटा, उसके बराबर जब तक वेट नहीं हो जाएगा तब तक ये राइज करता रहेगा। उसको इक्वेट करके फाइनली यहाँ पे हाइट हम यहाँ पे निकालते हैं। तो बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से निकाला है, इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर रो इंटू जी माइनस आर बाई 3। तो पूरे के पूरे 5 नंबर इसको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद है इसी में डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप इनसाइड ए सोप बबल। तो देखो सबसे पहले इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप यहाँ पे निकाला गया है कि इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप जो प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर वो कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे ने सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम बनाया और डायग्राम बना करके यहाँ पे बताया है, ठीक है, कि कैसे यहाँ पे एक्सेस प्रेशर लग रहा है, ठीक है। और ये पूरा फाइंड किया गया है यहाँ पे वैल्यू इसका, ये एक्सेस प्रेशर दिस इज पी इजकल टू 2 सिग्मा अपॉन आर। तो पहले वाला जो था वो लिक्विड ड्रॉप था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सोप बबल का निकाला है, तो सोप बबल में एक्सेस प्रेशर जो लग रहा है यहाँ पे वो फाइंड किया गया है यहाँ पे, एंड दिस इजकल टू 4 सिग्मा अपॉन आर यहाँ पे निकाला गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये निकाला गया है द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप,
ड्रॉप, ठीक है, ये हो गया ड्रॉप, ठीक है, और ये हो गया सो बबल। बबल में क्या होता है कि दोनों साइड का, देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, क्योंकि जो बबल होता है उसमें दोनों साइड सरफेस टेंशन लगता है, क्योंकि हॉलो होता है, इनसाइड भी आउटसाइड भी। जब हम ड्रॉप की बात करते हैं, लिक्विड ड्रॉप की, तो अंदर तो भरा हुआ होता है, तो जो भी सरफेस टेंशन लगता है वो बाहर की तरफ लगता है, तो यहाँ पे एक ही सरफेस टेंशन हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 31 में अगर देखें तो डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड एक्सप्लेन डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। तो बच्चे ने देखो यहाँ पे स्टेशनरी वेव क्या होता है सबसे पहले उसको बताया है। इसके बाद स्ट्रेच स्ट्रिंग बोथ द एंड, देखो बोथ एंड अगर फिक्स होता है तो पहला जो मोड इसमें बनेगा ये फर्स्ट मोड बनेगा। फर्स्ट मोड में इसको लेंथ को इक्वेट करके और यहाँ से इसका वेवलेंथ निकाला गया कि फर्स्ट मोड में इसका वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकेंड मोड जब होगा तो एक नोड और एक एंटी नोड का, जैसे फर्स्ट मोड जो बना इसमें कितने हो गए, एक एंटी नोड हो गया और दो क्या हो गए यहाँ पे नोड हो गए। अब जो नेक्स्ट मोड आएगा इसमें एक एंटी नोड का इंक्रीमेंट करवाएंगे, फिर जो नेक्स्ट इसके बाद वाला जो नेक्स्ट आएगा उसमें फिर एक नोड और एक एंटी नोड का हम इंक्रीमेंट कराते जाते हैं। तो इस तरह से एक नोड और एक एंटी नोड का इंक्रीमेंट हम हर बार कराते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर बार एक नोड एक एंटी नोड का इंक्रीमेंट करवाता है। फिर वहाँ पे जो लेंथ है, लेंथ तो सेम ही है, जो आपने स्ट्रिंग लिया था, जो स्ट्रिंग को दो एंड पे फिक्स किया था तो स्ट्रिंग तो वही है, ठीक है। तो स्ट्रिंग वही है, उसी को हम इक्वेट कर रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रिंग जो है वही है, सेम ही है। अब इसी को हम क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं और यहाँ पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आती हुई जा रही है। नाउ यहाँ के बाद नेक्स्ट में देखें तो डेराइव एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो एक देख सकते हो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू V इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ गया, सो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू दिस इज ये देखो निकाला गया है यहाँ पे F इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, DW इक्वल टू F इंटू DY। सो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे फाइंड किया गया है। सो इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों, ये इसके टोटल जो है 65 नंबर यहाँ पे आए हैं। तो मेनली इसने जो शॉर्ट है उसमें गलतियाँ की है बच्चे ने, ठीक है, लॉन्ग में और जो वेरी शॉर्ट में गलतियाँ की है, लॉन्ग में, शॉर्ट में और ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें गलतियाँ नहीं हैं। लेकिन जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, वेरी शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन था उसमें बच्चे ने गलतियाँ की है।